नदी में जादुई साड़ियों का पेड़। चंपा नाम की एक औरत अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। चंपा ने अपने बेटे की शादी लालच में की थी ताकि उसे अधिक दहेज मिल सके। मोहन एक सरकारी नौकरी करता था। वह बस अपनी माँ की बात मानता था। चंपा जैसा कहती वह वैसा ही करता। चंपा की बहू मेघा बहुत ही सीधी थी। वह चंपा की हर बात मानती। किसी भी बात की शिकायत अपने माता पिता से नहीं करती थी। लेकिन चंपा बहुत चालाक औरत थी। वह अपनी बहू पर बिल्कुल भी दया नहीं करती थी और न ही उसे आराम करने देती थी। पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, नहीं तो उसके कामों में गलतियाँ निकालती रहती थी। यह सब चंपा इसलिए करती थी क्योंकि मेघा के पिता ने उसके सारे दहेज के पैसे नहीं दिए थे। इसलिए चंपा मेघा के साथ ये सब करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चंपा के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और विमला चंपा से कहती है, अरे चंपा, तुम्हें पता है मेरी बहू अपने मायके गई थी और वहाँ से कई सारी साड़ियाँ लेकर आई है और उसकी माँ ने उसे बहुत सारे गहनों का सेट भी दिया है, वो भी सोने का। मेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसी अमीर घर की लड़की लाने से। चल अब तू बता, तू कैसी है? सब कुछ सही चल रहा है ना? क्या बताऊं विमला बहन, तेरे तो भाग्य ही खुल गए, मेरे तो डूब गए हैं। तुझे तो दहेज के पैसे भी मिल गए और ऊपर से एडवांस भी। लेकिन इसके बाप ने तो मुझे मेरे दहेज के भी पैसे नहीं दिए। पता नहीं कब तक देगा। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है ऐसी गरीब घर की लड़की लाकर और इस जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर। मुझे भी तेरी तरह किसी अमीर घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहिए था। हाँ, मुझे तेरे बारे में पता है, इसलिए मैं तेरे लिए भी एक साड़ी और सोने के हार लाई हूँ। हाँ सच में, एक तू ही है जो मेरे सभी दुखों को समझती है। अरे ओ मनुष्य, तू जाकर मेरे पड़ोसन के लिए एक अच्छी सी चाय बना कर ला। तब मेघा कहती है, अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेघा जुरन जाकर चाय बनाकर लेकर आती है और उसके बाद चंपा को देती है। लेकिन तभी चंपा का हाथ कप पर लग जाता है और सारी गर्म चाय चंपा के हाथ पर गिर जाती है। चंपा को मेघा पर बहुत गुस्सा आता है और वह मेघा को मारने लगती है और कहती है, आज तूने मेरा हाथ जला दिया। एक तो तेरे बाप ने मुझे पैसे नहीं दिए और तू यहाँ पर आराम फरमा रही है। तेरी तो मैं आज खाल उधेड़ लूंगी। तेरी ये हिम्मत कैसे हुई? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। आपका ही हाथ कप पर लगा था। अच्छा, तू मुझसे जवान लड़ा रही है, मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं। तभी विमला कहती है, अरे चंपा, इसे छोड़ दे वरना ये मर जाएगी। वैसे भी इसमें पहले से जान नहीं है। अगर तूने इसे और मारा तो यह भी ही मर जाएगी। हाँ तो इसे मर जाने देना, वैसे भी ये मेरे कोई काम की नहीं है। अरे ये अगर मर गई तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। विमला की बात सुनकर चंपा मेघा को मारना बंद कर देती है और कहती है, तू मेरी आंखों के सामने से चली जा और जा किसी कोने में जाकर बैठ जा। आज मुझे तू अपनी शक्ल मत दिखाइयो। तभी विमला कहती है, अरे चंपा, इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है। चल मैं अब जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखियो। और विमला वहाँ से चली जाती है। कमला भी सोफे पे बैठकर कुछ सोचने लगती है और कहती है, मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे। विमला दिन पर दिन अमीर होती जा रही है और मैं पहले की तरह ही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इस मनुष्य को इसके घर भेज देती हूँ और अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ। तब मैं भी विमला की तरह हो जाऊंगी। मैं कल ही जाकर विमला से बात करती हूँ, इस बारे में वो मेरी जरूर मदद करेगी। चंपा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और अपनी माँ को देखकर वह अपनी माँ से पूछता है, माँ आपको क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? तब चंपा कहती है, बेटा क्या बताऊँ, इस मनुष्य ने मेरा आज हाथ जला दिया। क्या सच में माँ? आज इसने आपका हाथ जला दिया, इसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? मैं इसको अभी बताता हूँ। फिर मोहन मेघा को बहुत मारता है। मेघा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, इसमें मेरी क्या गलती थी? माँ जी का हाथ ही कप पर लगा था तो इन्होंने मुझे क्यों मारा? एक तो माँ जी ने भी मुझे उस वक्त मारा था।
और ऊपर से इन्होंने भी मुझे आज मार दिया। ये सब माँ जी जानबूझकर करती हैं। मेरे पिताजी ने दहेज नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं घर का काम तो करती हूँ ना। अगर मेरे पिताजी की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो वो अब तक दे चुके होते। और रोते रोते मेघा सो जाती है। अगले दिन चंपा विमला के घर जाती है और विमला से कहती है, विमला मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे। अरे चंपा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे घर में पहले से ही मेघा है तो तुम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए क्यों कह रही हो? अरे विमला, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ही बहू की तरह मेरे बेटे के लिए भी एक अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढ दे और उस मेघा को तो मैं आज ही उसके घर भेज दूंगी। अच्छा ठीक है चंपा, मैं तेरे घर के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देती हूँ। फिर चंपा अपने घर आ जाती है और मेघा से कहती है, मेघा तू अपना सामान जल्दी से पैक कर ले, तुझे अपने घर जाना है। यह सुनकर मेघा कहती है, क्यों माँ जी, कोई काम है क्या? कोई काम तो नहीं है, लेकिन अब तो इस घर में नहीं रहेगी। मैं तुझे निकाल कर अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी अमीर घर की लड़की लाऊंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? ये भी तो मेरा ही घर है, मुझे किसी भी एक कोने में रहने दीजिए। मैं एक नौकरानी की तरह ही इस घर में रह लूँगी, लेकिन आप मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। नहीं, मैं तुझे एक नौकरानी की तरह भी इस घर में नहीं रख सकती हूँ, तो मनुष्य है इस घर के लिए। फिर मेघा रोते हुए उस घर से निकल जाती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। वह चलते चलते बहुत थक जाती है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है और सारी बातों को याद करके रोने लगती है और कहती है, मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? अगर माँ या पिताजी ने कुछ मुझसे पूछा तो मैं उनसे क्या कहूँगी? और ऊपर से पिताजी की पहले से ही तबीयत खराब है, मुझे देखकर माँ और पिताजी परेशान हो जाएंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास और कोई चारा नहीं है, वरना मैं कहाँ पर जाकर रहूँगी। तभी एक आवाज आती है, बेटी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम? तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? लेकिन यहाँ पर तो कोई नदी या तालाब नहीं है, तो मैं तुम्हें पानी कैसे पिला पाऊंगी? बेटी तुम थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें वहाँ पर एक नदी मिलेगी, तुम वहाँ से मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ। और उसके बाद मेघा नदी के पास जाती है और पेड़ के लिए पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पिला देती है। पानी पीने के बाद पेड़ कहता है, बेटी तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और हाँ, मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत परेशानी में हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उसके बाद वह पेड़ एक जादुई साड़ियों वाले पेड़ में बदल जाता है, जिसपे बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ होती हैं। यह देखकर मेघा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, तुम तो एक जादुई साड़ी वाले पेड़ हो। तुम्हारे पेड़ पर तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, ऐसी साड़ियाँ तो मैंने आज तक नहीं पहनी है। हाँ मेघा, ये साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं और साथ ही ये जादू वाली साड़ियाँ हैं, ये कोई आम साड़ियाँ नहीं है। और इनमें से एक साड़ी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं और तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सको। फिर वह जादुई साड़ी का पेड़ एक साड़ी मेघा को दे देता है, जिसे पाकर मेघा बहुत खुश हो जाती है। और मेघा उस पेड़ से पूछती है, लेकिन इस साड़ी का जादू क्या है? इस साड़ी की जादू की यह खास बात है कि जब भी तुम इस साड़ी को पहनकर जो कुछ भी मांगोगी, वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगा। और उसके बाद मेघा खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस जादुई साड़ी को पहनकर कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक कर दो। तभी उसके पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन से मेघा एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगती है। और दूसरी तरफ चंपा ने अपने बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की से करा दी, जिसका नाम रागिनी था। रागिनी बहुत मॉडर्न थी, वह घर का कोई भी काम नहीं करती और पूरे दिन आराम करती रहती, सारा काम चंपा से करवाती और चंपा को हमेशा डांटती और मारती भी रहती।
यह सब देखकर चंपा को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है और वह कहती है, मैंने लालच में आकर अपने सोने जैसी बहू को खो दिया। अगर वो यहाँ पर होती तो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती। मैं आज ही जाकर उससे माफी मांग लूंगी, शायद वो मुझे माफ कर दे। तभी वहाँ पर रागिनी आ जाती है और चंपा से कहती है, ए बुढ़िया, ये घर अब मेरे नाम हो चुका है, इसलिए तू और तेरा बेटा यहाँ से निकल जा। मैं तुम लोगों को 1 मिनट भी नहीं देख सकती हूँ। लेकिन बहू, हम कहाँ जाएंगे? ये सब मैं नहीं जानती। तू यहाँ से निकल, वरना मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी, समझी? और उसके बाद चंपा और मोहन उस घर से निकल जाते हैं और दुखी होकर मेघा के घर उससे माफी मांगने आ जाते हैं। मेघा जैसे ही चंपा को देखती है वह बहुत खुश हो जाती है और उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। तब चंपा कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और तुझे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। माँ जी, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बहुत है। और उस दिन के बाद चंपा और मेघा बिल्कुल मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक राम नाम का किसान था। वह बहुत ही भला इंसान था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेले ही रहता था। राम अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता और ध्यान रखता। गर्मियों का मौसम था। वह अपने खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते शाम हो जाती है। वह घर जाने ही वाला होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कुछ दूर एक पेड़ के पीछे से आ रही होती है। राम यह देखने के लिए आवाज की तरफ जाता है कि वहाँ पर कौन है। वह वहाँ पहुँचता है तो उसे एक बाज दिखाई देता है। वह देख वह डर जाता है। वह बाज तड़प रहा होता है। बाज के पंजों में से खून निकल रहा होता है। राम से उसकी हालत देखी नहीं गई। राम उसे अपने घर लेकर आता है और उसकी मरहम पट्टी कर देता है और सुबह तक उसका पैर ठीक हो जाता है। वह देखकर किसान खुश हो जाता है और बोलता है, अब तुम ठीक हो गए हो और मुझे तुम्हारा पैर भी ठीक लग रहा है। तभी बाज बोलता है, हाँ, मैं अब ठीक हूँ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर राम हैरान हो जाता है और वह बाज से पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं कोई आम बाज नहीं हूँ, मैं एक जादुई बाज हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ, क्या तुम अकेले ही रहते हो? हाँ, मैं इस घर में अकेले ही रहता हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत ही बीमार रहते हो और बूढ़े भी हो चुके हो। तुम्हारे साथ कोई रहता भी नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके और तुम्हें खाना बनाकर खिला सके। इसलिए मैं तुम्हें एक सोने की थाली दे रहा हूँ। जो तुम इस थाली से मांगोगे वह इस थाली में आ जाएगा, पर तुम्हारे अलावा इस थाली को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और तुमने जैसे मेरे पैर को ठीक किया है वैसे ही तुम्हें भी कोई भी जहर नहीं मार पाएगा। ये कहकर बाज वहाँ से चला जाता है और उस दिन से राम के घर जो भी आता उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता और राम भी अच्छा अच्छा खाना खाता, जिसकी वजह से राम की सेहत भी अच्छी होती जा रही थी। यह देखकर उसका पड़ोसी गोपाल जलने लगता है कि वह कैसे इतना अच्छा खाना खाता है और लोगों को भी खिलाता है। और इस बात का पता लगाने के लिए गोपाल राम के घर जाता है। राम के घर जाकर गोपाल राम से बोलता है, राम भाई, आज हमारे घर पर खाना नहीं है और मेरी बीवी बच्चे सब भूखे हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब राम बोलता है, हाँ बिल्कुल, बोलो तो सही, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? हाँ बिल्कुल, बोलो तो सही, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? बस इतनी सी बात, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया।
राम अपनी रसोई में जाता है और थोड़ी देर बाद ही बहुत सारा पकवान लाता है और वह पकवान गोपाल को दे देता है। गोपाल इतने सारे पकवान देखकर बोलता है, तुम इतनी जल्दी इतने सारे पकवान बनाकर कैसे लेकर आ गए? राम बहुत भोला था, इसीलिए वह गोपाल को सब बता देता है। मेरे पास एक जादुई सोने की थाली है जिसकी मदद से मैं बहुत जल्दी और बहुत सारा खाना बना सकता हूँ। राम, क्या तुम मुझे अपनी जादुई थाली नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं, मैं अभी लाता हूँ। राम थाली लाता है और गोपाल को दिखाता है। तो गोपाल राम से कहता है, तुम मुझे इसका जादू तो दिखाओ, मुझे कैसे विश्वास होगा कि ये वही जादुई थाली है? फिर राम थाली से कहता है, हे जादुई थाली, मुझे सेब दे। और देखते ही देखते थाली सेब से भर जाती है। यह देखकर गोपाल चौंक जाता है और उसे धन्यवाद कर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है हमारा पड़ोसी राम इतना खाना कैसे लोगों को बांट पाता था? मुझे कैसे पता होगा कि इतना सारा खाना वो कैसे बांटता था? तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो। अरे उसके पास एक जादुई सोने की थाली है जिससे कुछ भी मांगो वह उसको दे देती है। अच्छा ये बात है, क्यों ना तुम उस थाली को चुरा के ले आओ, उसके बाद हम भी कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन मैं उस थाली को कैसे चुरा सकता हूँ? पूरे दिन तो राम घर पर ही रहता है। अरे तुम रात में जाना चुराने के लिए, जब राम सो जाएगा तब जाना। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं रात में ही चुराने के लिए जाऊँगा। और जैसे ही रात होती है गोपाल राम के घर जाता है और थाली चुराकर घर लाता है। गोपाल के हाथों में थाली देखकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है और वह गोपाल से कहती है, अरे तुम थाली लेकर आ गए, चलो तुम मुझे इसका जादू दिखाओ, मैं भी तो जरा इसका जादू देखूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी इसका जादू दिखाता हूँ। फिर दोनों बैठ जाते हैं और गोपाल थाली से कहता है, हे थाली मुझे रोटी दे। पर थाली में कुछ नहीं आता और गोपाल दोबारा बोलता है, हे थाली मुझे रोटी दे। पर गोपाल के बार बार बोलने पर भी उसमें कुछ नहीं आता। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम गलत थाली तो नहीं लेकर आ गए हो ना? नहीं, ये तो वही थाली है, मुझे पूरा विश्वास है। फिर इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अरे जब ये वह थाली है ही नहीं तो तुम इसे कल वापस कर देना। बिना फालतू में उसकी एक थाली और कम हो जाएगी, वैसे भी वो गरीब है। हाँ तुम सही कह रही हो, कल सुबह मैं इस थाली को वापस कर दूंगा। अगली सुबह गोपाल उस थाली को लेकर राम के घर जाता है और राम से बोलता है, भाई राम, कल तुम्हारी थाली मैं गलती से लेकर चला गया था और मैंने इस थाली से रोटी मांगी, मगर इस थाली में तो कुछ नहीं आया। तब राम कहता है, इस थाली से सिर्फ मैं ही कुछ मांग सकता हूँ, मेरे मरने के बाद ही कोई इस थाली से कुछ मांग सकता है। फिर गोपाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बता देता है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना हम उन्हें मार दें? पर हम उन्हें मारेंगे कैसे? अरे उस दिन उन्होंने हमारी मदद की थी, इसीलिए तुम आज उनके लिए हमारे घर से पकवान लेकर जाओ और उन्हें खिलाओ। अरे तुम क्या कह रही हो? क्या वे पकवान खा के मर जाएंगे क्या? अरे वे पकवान खा के तो नहीं मरेंगे, लेकिन जब पकवान में जहर होगा तो मर ही जाएंगे ना। अच्छा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो जल्दी से पकवान बनाओ। उसकी पत्नी उसे बहुत सारे पकवान बनाकर देती है और गोपाल उनमें जहर मिलाकर राम के घर लेकर जाता है। और राम के घर पहुंचकर गोपाल राम से कहता है, अरे भाई राम, उस दिन आपने मेरी बहुत मदद की थी, इसीलिए मैं आपके लिए पकवान लाया हूँ, आपको धन्यवाद करने के लिए। राम उन पकवान को ले लेता है और गोपाल वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही राम उन पकवानों को खाकर सो जाता है। वहीं दूसरी ओर गोपाल और गोपाल की पत्नी राम के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी गोपाल कहता है, अब तक तो राम मर चुका होगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ सही कह रहे हो, अब तक तो वह मर चुके होंगे, इसलिए तुम अब वो जादुई थाली लेने जाओ। फिर गोपाल राम के घर जाता है।
वह थाली लेने ही जा रहा होता है, तभी उसका पैर एक बर्तन से टकराता है और वह नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से घर में आवाज होती है और राम आवाज सुनकर उठ जाता है और वह बोलता है, कौन है भाई मेरे रसोई में? तभी गोपाल राम से बोलता है, अरे राम भाई, अब तक तुम मरे नहीं, क्यों, मुझे क्या होगा? भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनकर राम गोपाल से पूछता है, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो और तुमसे क्या गलती हुई है भाई, बताओ तो जरा। अरे मैं जो तुम्हारे लिए पकवान लाया था उसमें मैंने जहर मिला दिया था ताकि तुम मर जाओ और मैं तुम्हारी सोने की थाली रख लूं जिससे मैं खाना खा सकूं और मेरे बीवी बच्चे कभी भी भूखे ना रह सके, लेकिन तुम वह जहर खा कर भी कैसे जिंदा हो? अरे मुझे कोई भी जहर नहीं मार सकता है, मुझे बाज ने वरदान दिया था कि मुझे कोई भी जहर नहीं मार पाएगा और तुम मेरी जादुई सोने की थाली चुराना चाहते थे, वो भी अपने बीवी बच्चों के लिए, ताकि तुम्हारा परिवार भूखा ना रह सके। तो तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर रोज खाना दूंगा जिससे तुम्हारा परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा। राम की बात सुनकर गोपाल को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और गोपाल राम से कहता है, तुम बहुत भले इंसान हो, तुम बहुत भले इंसान हो, मैंने तुम्हें जहर देने की कोशिश की पर तुमने मुझे माफ कर दिया और तुम मेरी मदद कर रहे हो। और गोपाल अपने घर जाता है। गोपाल अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। उसकी पत्नी यह सब सुनकर उसको भी अपने किए पे पछतावा होता है और गोपाल की पत्नी उस दिन से लोगों की मदद करने लगते हैं, जिसे देखकर राम को भी खुशी होती है और वह भी अपना जीवन सुखी सुखी जीने लगता है।